नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हम कहानी शुरू करते हैं। राजेंद्र जी और सुनैना जी ने अपनी बेटी पूनम की शादी बहुत धूमधाम से की थी। वह शुरू से ही बेटा और बेटी को बराबर मानते थे और उन्हें बराबर का हक भी देते थे। राजेंद्र जी ने अपनी बचत से काफ़ी बड़ा प्लॉट खरीदा था, जो उन्होंने अपनी बेटी पूनम के नाम कर दिया था। बेटा साहिल और बहू अनीता उनके साथ ही उसी घर में रहते थे, लेकिन वह घर काफ़ी छोटा था। बस जैसे तैसे उसमें गुजारा हो रहा था। राजेंद्र जी ने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी तो वह इस घर को बेच देंगे और उसमें कुछ और पैसे मिलाकर बेटे के लिए भी एक बड़ा घर ले लेंगे। कुछ समय बाद राजेंद्र जी रिटायर हुए तो उन्होंने अपने बेटे साहिल से कहा कि वह अच्छा सा घर देखे। वह अपनी सेविंग लगाकर और इस घर को बेचकर बाद में एक नया घर खरीद लेंगे। साहिल घर देख रहा था। उन लोगों को एक घर पसंद भी आ चुका था, जो काफ़ी बड़ा भी था, जिसमें सब लोग एक साथ अच्छे से रह सकते थे। इसीलिए राजेंद्र जी ने उस घर को फाइनल कर दिया और बयाना देकर घर का एग्रीमेंट भी करवा लिया और अब अपने छोटे से घर के बिकने का इंतज़ार करने लगे, ताकि सारी कीमत देकर उस घर को अपने नाम करवा सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक राजेंद्र जी को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। सब कुछ तितर बितर हो गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक कैसे हो गया। खैर, 1-2 महीने में किसी तरह से परिवार संभल गया। साहिल के सर पर अब पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। इधर पूनम का पति रोहन बहुत ही लालची और स्वार्थी इंसान था। वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। साथ ही साथ पूनम भी उसके साथ रहकर वैसे ही शातिर हो चुकी थी। वह लगातार अपनी माँ के दिमाग में जहर भर रही थी। वह उन्हें समझाने लगी कि माँ, अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। जो कुछ भी जमा पूंजी आपके बैंक में है, उसे अगर आप एक बड़ा घर खरीदने में लगा देंगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके बेटे बहू आपको कभी भी नहीं पूछेंगे। आपने तो देखा ही होगा कि अकेली बूढ़ी औरत का बुढ़ापे में क्या हाल होता है। जब पापा थे तब तक बेटे बहू आपकी इज्जत करते थे, पर अब वह आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाले। इसीलिए भूलकर भी बैंक में रखे पैसे निकालकर घर खरीदने की बेवकूफ़ी मत कीजिए। अगर भाई को बड़ा घर चाहिए तो वह अपने पैसों से खरीद लेगा। अब क्यों उन्हें आप अपने पैसे देंगी? तो लगातार सुनैना जी के मन में जहर भरने से अब उनका भी दिमाग धीरे धीरे घूमने लगा। अब उन्हें बेटी दामाद की कही गई हर बात सही लगने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे बहू से एक दूरी बनानी शुरू कर दी और बेटी दामाद के करीब आने लगी। और आए भी क्यों ना, आखिर रोज चाशनी में घोलकर जहर जो भरा जा रहा था। एक दिन साहिल ने कहा, माँ, इस घर की डील फाइनल हो रही है। कुछ महीनों में हम इस घर को बेच देंगे। बाकी जब यह घर बिकेगा तो सीधा उस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा ली जाएगी। यह सुनकर सुनैना जी ने सीधा मना कर दिया और बोली, अब तेरे पापा नहीं रहे तो मेरे पास क्या जमा पूंजी है। मैं बैंक में रखे पैसे कहीं नहीं लगाने वाली हूँ। तेरे पिताजी होते तो बात दूसरी थी, लेकिन अब मैं अपने हाथ खाली नहीं करूँगी। लेकिन माँ, ये तो पिताजी का ही फैसला था ना। पिताजी होते तब भी यह रकम निकलती, तब भी तो हाथ खाली होते। और रही आपकी बात, तो पिताजी की पेंशन तो आ ही रही है ना। आपके हाथ खाली कहाँ है? और फिर मैं हूँ, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगा? आप ऐसा क्यों सोच रही है? तभी सुनैना जी ने गुस्से में कहा, मुझे सब पता है कि कोई बेटा बहू अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, बस स्वार्थ का रिश्ता रहता है। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली। यह सुनकर साहिल हैरान हो गया। माँ, अचानक क्या हो गया है आपको? उसने कहा, माँ, पिताजी ने एडवांस में भी काफ़ी पैसे दे रखे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो पहले दिए गए हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उस घर का एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन सुनैना जी के दिमाग में तो बेटी दामाद ने जहर भरा दिया था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे चाहते हैं तो जाए, मैं बाकी के पैसे नहीं देने वाली और ना ही ये घर बेचने की कोई ज़रूरत है।
आज तक सब इसी घर में रह रहे थे ना, आगे भी रह लेंगे। और अगर तुझे यह घर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो अपनी कमाई से बड़ा घर खरीद ले। मैं कोई पैसे नहीं देने वाली, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद ही मत रखना। साहिल अभी लोन के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई थी और इतनी उसकी सेविंग भी नहीं थी कि अपनी सेविंग में वो बड़ा घर ले सकता है। इसीलिए उसने माँ से कोई बहस नहीं की और सोचा कि अभी एग्रीमेंट पूरा होने में काफ़ी वक्त है, वह धीरे धीरे माँ को समझा लेगा। लेकिन उसकी पत्नी अनीता को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, ये सब पूनम दीदी और जीजाजी का किया धरा है। वह रोज़ मम्मी जी के कान भरते हैं, पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। उनकी शादी में तो पिताजी ने इतना बड़ा प्लॉट दे दिया था जिसकी कीमत इस घर से बहुत ज़्यादा थी, और अब जब हमारी बारी आई तो मम्मी जी को भड़का दिया। क्या हमारा पिताजी के पैसों पर कोई हक नहीं? लेकिन साहिल को पता था कि यह सारी बातें माँ से करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनके लिए बेटे बहू कभी अपने नहीं होंगे। बहू चाहे कितनी भी सेवा कर ले, सास के लिए बेटी ही मायने रखती है। यह बात तो दुनिया भी जानती है। इसीलिए साहिल ने अब सब कुछ समय के भरोसे छोड़ दिया। वह फालतू का बवाल नहीं करना चाहता था। अब पूनम और उसके पति ने अपना अगला खेल खेलना शुरू किया। पूनम ने फिर से माँ के पास फ़ोन किया और बोली, माँ अभी तो आपके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ पैर ठीक से काम करना बंद कर देंगे तो आपके बेटे बहू आपकी बहुत दुर्गति कर देंगे। सब कुछ होते हुए भी आप असहाय हो जाएगी। मुझसे तो यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं भी क्या करूँ? मैं तो खुद एक छोटे से घर में रहती हूँ, वरना मैं आपको अपने साथ लेकर चलती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कुछ सालों बाद आपकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अब रोज़ फ़ोन करके पूनम यही रोना रोती थी, काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो पिताजी ने जो प्लॉट मुझे दिया था मैं उसमें ही एक अच्छा सा घर बनवा लेती, फिर आपको भी अपने साथ रख लेती। पर घर बनाने में बहुत पैसे लगेंगे, हमारा उतना बजट नहीं है। बेटी की बात सुनकर सुनैना जी के सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो चुकी थी। उन्हें बस यही लग रहा था कि अब उनके बहुत बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और उनके बेटे बहू उनकी बहुत दुर्गति करने वाले हैं। इसीलिए एक दिन सुनैना जी ने अपनी बेटी पूनम से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी ने जो घर का एग्रीमेंट किया था उसमें अभी भी वक्त है और वह एग्रीमेंट अभी टूटा नहीं है, तो बैंक में जो पैसे हैं वे पैसे मैं उस घर के लिए दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे और लगाने पड़ेंगे उस घर की रजिस्ट्री करने के लिए। अगर किसी तरह से उस घर को हमने ले लिया तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ रह लूँगी। कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कटेगा, वरना मेरी तो दुर्गति निश्चित है। यह सुनकर बेटी दामाद दोनों खुश हो गए। वह तो यही चाहते थे। उन्होंने सुनैना जी को अपने बेटे बहू से कुछ भी बताने से मना कर दिया और बाकी का पैसा सुनैना जी के दामाद ने अपनी तरफ से लगाने का बोल दिया, जिसे सुनकर सुनैना जी भी गदगद हो उठी कि कहाँ बेटे उनके लिए घर नहीं ले सका और कहाँ दामाद उनके लिए बड़ा घर लेने को तैयार हो गया। खैर सुनैना जी के बैंक में रखे सारे पैसे अपने दामाद को दे दिए और बाकी पैसे उसने लोन कर लिया, और फिर वह घर सुनैना जी के बेटे बहू के लिए खरीदा जाने वाला था वो अब बेटी दामाद ने धोखे से खरीद लिया, क्योंकि दामाद ने अपने नाम पर लोन लिया था, इसीलिए फ्लैट की रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर हो गई। उसके लिए तो सुनैना जी आश्वस्त थी कि भले ही उसका बेटा उनका ख्याल रखे या ना रखे, लेकिन उनके बेटी दामाद उनका ख्याल ज़रूर रखेंगे। इधर साहिल और अनीता को पता भी नहीं था कि सुनैना जी ने बैंक में जमा सारे पैसे बेटी और दामाद को दे दिए हैं। कुछ दिन बाद ही सुनैना जी ने अपने बेटे बहू से कहा कि वह अपनी बेटी दामाद के साथ उनके घर में रहने के लिए जा रही है। यह सुनकर साहिल और अनीता दोनों हैरान थे कि आखिर माँ उनसे इतनी नफरत क्यों करने लगी है। अनीता को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास के मन में उसके लिए कितनी नफरत है, इसीलिए वह भी अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती थी। लेकिन साहिल बहुत दुखी था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी माँ ने बिल्कुल भी उसको पसंद करना ही छोड़ दिया। खैर
सुनैना जी अब अपनी बेटी दामाद के साथ रहने लगी। उन्हें लग रहा था कि अब वह बहुत चैन से रहेगी, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है। वह बेटी के घर आकर नहीं रह सकती। दामाद ने घर अपने नाम पर खरीदा था, इसीलिए उसके माँ बाप बहुत हक से उस घर में रह रहे थे। लेकिन सुनैना जी ने लगभग सारी रकम लगाई थी, फिर भी उस घर में उनका कोई हक नहीं था। मेहमानों की तरह ही व्यवहार किया जाता था। कभी कभी तो पूनम की सास उन्हें ताने भी मार देती कि ज़माना चाहे कितना भी बदल जाए, बेटी के घर रहना समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लेकिन सुनैना जी कुछ नहीं बोल पाती। पूनम की सास भी यह कहने से नहीं चूकती थी, हर कोई मेरी तरह भाग्यशाली नहीं होता ना, कि मेरे जैसे बेटे बहू मिल जाए। मैं तो भाई आराम से अपने घर में रहती हूँ। अरे कुछ लोग तो इतने बदकिस्मत होते हैं कि उन्हें दामाद का सहारा लेना पड़ता है। यह सब सुनकर सुनैना जी को दुख तो बहुत होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख तो उनको तब होता जब यह सब कुछ सुनकर भी पूनम और उसका पति कमला जी को नहीं टोकते, जिसे देखकर सुनैना जी हैरान थी। उन्हें लगता था कि वह इसके घर में कैसे रहती है। यह घर तो उनका है, उनके पैसों से खरीदा गया है। दामाद जी ने थोड़े बहुत पैसे लगाए हैं और अगर वह चाहे तो अभी अपने जेवर बेचकर उन पैसों को भी चुका सकती है। लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अक्सर उनके आत्मसम्मान को तार तार किया जा रहा था। पर जब एक दिन बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने पूनम की सास कमला जी को खूब खरी खोटी सुना दी कि यह घर उनके पैसों से खरीदा गया है और जो लोन दामाद जी ने लिया है वह चाहे तो उस लोन को अभी एक दिन में चुका सकती है। गुस्से में आकर सुनैना जी ने उनकी खूब बेइज्जती की और यह सब उनका दामाद अपने कानों से सुन रहा था। उससे अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सुनैना जी को भला बुरा कह दिया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी माँ से ऐसी बात करने की? मेरे ही घर में रहती है, मेरा ही खाती है और मेरी ही माँ को चार बातें सुना रही है। कान खोलकर सुन लीजिए, यह मेरा घर है, मेरे नाम पर है और मेरे घर में मेरी माँ की कोई बेइज्जती करे यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पर रह सकती है तो रहिए, वरना दरवाजे खुले हैं, आप जा सकती है। इतना कहकर दामाद गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। सुनैना जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी फिक्र करने वाला दामाद उनके साथ ऐसा कह सकता है। तभी पूनम भी वहाँ आ गई और बोली, क्या मम्मी, करवा दी ना मेरी बेइज्जती? चुपचाप 2 रोटी खाकर नहीं रह सकती क्या? यहाँ पर फालतू में दिन भर जुबान चलाती रहती हो। तुम्हें तो पता है रोहन अपनी माँ से कितना प्यार करता है। अब तुम्हारी वजह से मेरे और रोहन के बीच लड़ाई हो जाएगी और मेरे घर में कलह होगी। क्या माँ अपने बेटे बहू से तो बना कर रख नहीं पाई और अब बेटी दामाद के घर में भी आग लगा रही हो? आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए और अपने बेटे बहू के पास जाकर रहिए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। बेटी के मुंह से यह सुनकर सुनैना जी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रही है तू? यह मेरा घर है, मेरे पैसों से खरीदा गया है और इसी भरोसे पर खरीदा गया है कि मैं यहाँ रहूँगी और अब तू मुझे ही यहाँ से जाने के लिए बोल रही है? तो पूनम ने बहुत ही बेशर्मी से कहा, माँ यह आपका नहीं, रोहन का घर है और उनके नाम पर है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, आप जा सकती है। सुनैना जी को समझ आ चुका था कि किस तरह से बेटी और दामाद ने मिलकर उन्हें किस तरह से धोखा दिया है और साथ ही साथ बेटे बहू से रिश्ते भी खराब करवा दिए। उन्होंने पूनम से कहा, बहुत गलत किया है बेटी तुमने अपने भाई के हक के पैसे भी मुझसे हड़प लिए, बहुत गलत किया है। माँ हो, बद्दुआ तो नहीं दे सकती, लेकिन माँ तेरे बहकावे में, लेकिन हाँ तेरे बहकावे में आकर मैंने अपने बेटे बहू के साथ बहुत गलत कर दिया। अब किस मुंह से उन्हें मैं सारा सच बताऊंगी? उन्हें तो अभी तक यह भी नहीं पता कि मैंने बैंक में रखे सारे पैसे निकाल कर तुम्हें दे दिए हैं और उनके लिए खरीदा जाने वाला घर तेरे पति के नाम खरीद लिया गया है। याद रखना, बहुत पछताओगी तुम। इतना कहकर सुनैना जी वहाँ से निकल गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कितनी बड़ी गलती तो वह कर चुकी थी। अब किस मुंह से वह अपने बेटे और बहू के पास जाएगी? क्या बताएगी उन्हें?
लेकिन सच तो उन्हें बताना ही था। इसीलिए हिम्मत करके वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। आंखों में आंसू लिए अपने घर की डोर बेल बजाई। बेटे साहिल ने दरवाज़ा खोला और बेहाल अवस्था में आंखों में आंसू लिए सुनैना जी को देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आया और पानी पिलाया। तो थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके सुनैना जी ने अपनी गलती मानते हुए बेटे और बहू को सारा सच बता दिया, जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। साहिल ने बस इतना ही कहा, क्यों माँ बाप को एक बेटी दामाद के ऊपर तो भरोसा हो जाता है, पर एक बेटे बहू पर नहीं होता। जिस कोख से बेटी पैदा होती है उसी कोख से बेटा भी पैदा होता है, और जिस तरह से बहू दूसरे घर से आती है ठीक उसी तरह से दामाद भी तो दूसरे घर से ही आता है। फिर ऐसा क्यों होता है माँ? अगर बेटी पर भरोसा है तो बेटे पर क्यों नहीं, और अगर दामाद पर भरोसा है तो बहू पर क्यों नहीं? सुनैना जी के पास साहिल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो आंखों में आंसू लिए बस दोनों बेटे बहू से गिड़गिड़ा कर अपनी भूल की माफ़ी मांग रही थी। साहिल और अनीता भी क्या करते, माँ की संपत्ति थी और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी को दे दी थी। उनका पूरा हक था अपनी संपत्ति पर, तो वह पूरे हक से अपने घर में रह सकती थी। कुछ भी हो, साहिल और अनीता ने कभी भी सुनैना जी को अनदेखा नहीं किया था। वह तो बेटी दामाद के द्वारा घोला गया जहर था जो सुनैना जी के दिमाग में भरा हुआ था। लेकिन आज खुद के बेटी दामाद ने अपनी सच्चाई दिखाकर उनके दिमाग से उस जहर को निकाल दिया था। सुनैना जी अपने घर वापस लौट तो आई थी, पर उनका दिल बेचैन था। आखिर उनकी बेटी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था। अब सुनैना जी दिन रात यही सोचती रहती कि कैसे अपने स्वार्थी बेटी दामाद को सबक सिखाया जाए। इधर बेटे और बहू इसे अपनी किस्मत मानकर चुप थे। क्या करते, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरह से 2 महीने का वक्त बीत गया। सुनैना जी की बेटी दामाद से इस बीच कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन पूनम का फ़ोन आया और बड़े प्यार से बोली, माँ कैसी हो? सुनैना जी ने कहा, कैसी रहूँगी, जिसके बेटी दामाद ने उनकी बेइज्जती करके उससे ही घर से निकाल दिया हो, उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, वह कैसी रह सकती है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन रोहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया था। उनका दिमाग खराब था, इसीलिए उन्होंने आपसे इतना कुछ बोल दिया। वह तो आज तक इस बात के लिए पछता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह तो शर्म के मारे आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। बहुत अफसोस है रोहन को और मुझे भी। मैं भी पता नहीं किस होश में थी कि मैंने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया। माँ, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। हमसे गलती तो हो गई है। प्लीज़ आप वापस यहाँ आ जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी जी को भी समझा दिया है और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है, तो वह भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। प्लीज़ आप वापस आ जाइए। अब यहाँ कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। सुनैना जी को बेटी की जाल साजिश अच्छे से समझ आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा, बेटी तुमने इतना बोल दिया वही बहुत है। माँ हूँ, कितने दिन तक तुम लोगों से नाराज रह सकती हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। उससे यह बात तो मुझे भी समझ में आ गई कि अपना घर अपना ही होता है और बेटी के घर कभी भी माँ बाप नहीं रह सकते। यह कहकर सुनैना जी ने फ़ोन रख दिया। तो पूनम ने सोचा, चलो बातचीत की एक शुरुआत तो हुई। माँ को धीरे धीरे मैं समझा लूँगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर माँ मेरे पास आ जाएगी और मेरे हिसाब से ही चलेगी। अब अक्सर पूनम और सुनैना जी की बातें फ़ोन पर होने लगी। पूनम घर नहीं जाती थी। उसे पता था कि भैया भाभी उसे अच्छे से खरी खोटी सुना देंगे। वो फ़ोन पर अपनी माँ को समझा देती और धीरे धीरे फिर से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। एक दिन दोनों के बीच फ़ोन पर बात हो रही थी तो पूनम ने कहा, माँ तो फिर कब आ रही है आप हमारे घर? नहीं बेटा, मैं तेरे घर तो नहीं आ सकती। वह घर तो अब तेरा ही है, आखिर तेरे पति के नाम पर है। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि मैंने अपने बेटे के हक के पैसे भी तुझे दे दिए, लेकिन चल कोई बात नहीं, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे बेटे के नसीब में उसे कहीं ज़्यादा लिखा था, जब उसे मिल चुका है। अगर रिश्ते सामान्य रहते, तूने और रोहन ने कोई बेईमानी नहीं की होती, तो अभी शायद तुझे भी कुछ फ़ायदा होता।
लेकिन तूने तो अपने फ़ायदे के लिए पहले ही बहुत बड़ी बेईमानी कर ली। तो जिसके नसीब में जो था वो उसे मिल गया। बातों को घुमा फिरा कर सुनैना जी ने ऐसा कहा कि पूनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, माँ साफ साफ बताओ ना, आप कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती बेटी, बस तू खुश है ना? प्लॉट भी तेरे पिताजी ने तेरे नाम कर दिया था और साहिल के लिए खरीदा जाने वाला घर भी अब तुझे मिल चुका है। साहिल और अनीता तो इस छोटे से घर में ही रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही वह भी अपने बड़े घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि कोई किसी की किस्मत तो नहीं छीन सकता। यह कहकर सुनैना जी ने फ़ोन रख दिया। तब पूनम के मन में खलबली मच गई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो माँ ऐसी बातें कर रही है। वैसे भी माँ के पास बचा ही क्या है, सारा कुछ तो मैंने ले लिया है। बस थोड़े से जेवर है जिनसे कोई बड़ा घर नहीं खरीदा जा सकता, और महीने की पेंशन आती है। भाई के बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, उनकी भी कोई खास सेविंग नहीं है, तो फिर कैसे वह अभी बड़ा घर खरीद लेंगे? लोन वह लेना नहीं चाहते, जरूर कुछ ना कुछ बात है। कहीं भाई और भाभी गांव गए थे, वहाँ की कोई प्रॉपर्टी तो उन्होंने बेच नहीं दी, पर वहाँ गांव में प्रॉपर्टी के नाम पर है ही क्या, एक छोटा सा घर, वह भी गिर गया। और वैसे भी गांव के छोटे से घर की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? पूनम ने अपने पति से कहा तो वह बोला, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कहीं तुम्हारे पिताजी ने कोई ऐसी सेविंग या प्रॉपर्टी तो नहीं बनाई जिसके बारे में अब पता चला हो? देख पूनम, अगर ऐसा है ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ भी करके तुम्हें अपनी माँ को मनाना ही पड़ेगा। हाँ रोहन, कोशिश तो कर रही हूँ, पर माँ साफ साफ कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन खुश बहुत है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। रोहन ने कहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, सासू माँ को अपने झांसे में लेने के लिए। कुछ सोचकर पूनम और रोहन रविवार को उस मंदिर में पहुँच गए जहाँ सुनैना जी हर रविवार को जाया करती थी। वहाँ पर पूनम और रोहन को देखकर सुनैना जी हैरान रह गई। चालाक दामाद ने सुनैना जी को रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, माँ जी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में नहीं था, पता नहीं मेरे मुंह से गलत बातें कैसे निकल गई। मैं तो आपसे नज़र भी नहीं मिला सकता। आज बहुत हिम्मत करके आपके पास आया हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे साथ चलिए। सुनैना जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे भी अब यह बात समझ में आ चुकी है कि अपना घर अपना ही होता है, इसीलिए अब मैं आपके घर पर नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन एक बात का अफसोस था कि मैंने अपने बेटे की हक की संपत्ति भी अपनी बेटी के नाम कर दी, लेकिन भगवान ने मेरी उस गलती को भी सुधार दिया और मेरे बेटे को उससे कई ज़्यादा संपत्ति मिल गई। अब वह भी जल्द ही अपना एक बड़ा घर खरीद लेगा। चलिए, जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल ही जाता है। इतना कहकर सुनैना जी जाने लगी तो बेटी दामाद ने उनको रोक लिया और बोले, माँ प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अभी तो उनका मुख्य मकसद था सुनैना जी के मुंह से यह निकलवाना कि साहिल को इतने ज़्यादा पैसे एकाएक कहाँ से मिल गए। तभी सुनैना जी ने बताना शुरू किया, बेटा अगर सब कुछ ठीक रहता तो अभी जो खजाना साहिल को मिला है उसमें से कुछ हिस्सा तुम लोगों को भी ज़रूर मिलता, लेकिन तुम दोनों ने पहले ही काफ़ी बेईमानी की है, तो साहिल अब किसी भी कीमत पर तुम लोगों को कुछ नहीं देने वाला, और मैं भी किस मुंह से उसे बोलूँगी कि वह तुम लोगों को कुछ दे दे, वरना शायद एक सोने की ईंट में तुम्हें भी दिलवा देती। यह सुनकर तो बेटी दामाद हैरान रह गए। सोने की ईंट? लेकिन माँ, भाई को सोने की ईंट कहाँ से मिल गई? आप साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? हम आपके बेटी दामाद हैं, हमसे गलती हो गई माँ, और हमें उसका पछतावा भी है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया था आपके बारे में सोचकर ही किया था, आपने तो हमें पराया ही मान लिया। तो सुनैना जी ने कहा, वह क्या है ना दामाद जी, गांव का घर जर्जर होकर गिर पड़ा, वहाँ कुछ खास सामान तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहू और बेटे गए थे देखने के लिए कि कहीं कुछ जरूरी सामान तो ना हो। पर वहाँ अंदर जाकर जब उन्होंने गिरे हुए घर का मलबा थोड़ा इधर उधर हटाया तो उस मलबे में उन्हें सोने की ईंट मिली, जो वजन में 2 किलो से भी ज़्यादा है। वह घर बहुत पुराना था, शायद मेरे दादा ससुर जी का बनाया हुआ।
तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी को ईंट का स्वरूप देकर उसे घर की दीवारों में लगवा दिया था, जो कोई नहीं जानता था। और आज जब वह घर गिरा तो उसके मलबे में सोने की ईंट भी दबी पड़ी थी। उन्होंने अच्छे से खोजा तो उन्हें उस तरह की 2 सोने की ईंट मिली, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है। तो माँ, उस एक ईंट पर मेरा भी हक होगा। बिल्कुल बेटी, तुम्हारा हक भी होता, अगर रिश्ते ठीक होते तो। मैं साहिल से जीत करके वह एक ईंट तुम्हें दिलवा देती। अगर मैंने वह साहिल के लिए खरीद लिया होता ना, तो मैं पूरे हक के साथ उसे वह एक ईंट लेकर आपको दे देती कि इस पर मेरी बेटी का बराबर का हक है। पर मैंने खुद ही बेईमानी की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ भी देंगे। इतना कहकर सुनैना जी वहाँ से चली गई। लेकिन सोने की ईंट, वह भी इतनी भारी, यह सुनकर ही बेटी दामाद हैरान थे और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगा रहे थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब घाटे में साहिल नहीं, वह दोनों है और उन्हें किसी भी हाल में सोने की वह ईंट चाहिए थी। रोहन को पता चल चुका था कि साहिल अच्छे सोसाइटियों में काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट देख रहा है। उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। कुछ भी करके उन्हें ईंट चाहिए थी, लेकिन सुनैना जी ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। तो एक दिन पूनम अपने पति के साथ मायके पहुंच गई, पर उसका भाई साहिल उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन पूनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं यह सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। शायद माँ की फिक्र में पता ही नहीं क्यों मुझे वहम हो गया था कि आप और भाभी माँ का ख्याल नहीं रखोगे। रोहन ने भी कहा, हाँ साले साहब, हमसे गलती हो गई, लेकिन अब हमें समझ में आ चुका है कि हमने गलत किया है और हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तभी पूनम ने भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोली, भाई, बचपन में हम कितना लड़ाई झगड़ा करते थे, इतना थोड़ी ना एक दूसरे से रूठते थे कि एक दूसरे से बातें करना ही बंद कर दे। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ माँ की फिक्र में किया, लेकिन आप यकीन मानो, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। हम तो सारे कागजात लेकर आए हैं, आप बस चलिए। वह घर हमने खाली कर दिया है, हम अभी के अभी वह घर आपके नाम कर देंगे। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब साहिल को और क्या चाहिए था। वह भी खुश होकर उनके साथ चला गया और घर की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। जो थोड़ा बहुत लोन था उसे भी रोहन ने क्लियर कर दिया था, इसीलिए साहिल को अब लोन की भी कोई चिंता नहीं थी। एक हफ्ते बाद साहिल अपने पत्नी और माँ के साथ अपने नए घर में शिफ्ट होने वाला था। इसीलिए सुनैना जी ने अपनी बेटी दामाद को फ़ोन करके बुलाया। पूनम और रोहन खुशी खुशी घर आए, इस उम्मीद पर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसीलिए एक सोने की ईंट उन्हें भी मिल जाएगी, जिसे बेचकर वह अपना एक आलीशान घर खरीद लेंगे। सुनैना जी बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। तभी साहिल ने कहा, दीदी, रिश्तों में कुछ गीले शिकवे हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर सब कुछ ठीक कर दिया। अब हमारे बीच कोई गीला शिकवा नहीं और हम लोग आज उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अब पिताजी की संपत्ति दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बढ़ चुकी है। तभी पायल बोली, हाँ वह तो है भाई, अब रिश्ते ठीक हो गए हैं, लेकिन भैया सारी संपत्ति तो अभी भी नहीं बटी। आपको गांव के घर में सोने की 2 ईंटें मिली है, माँ ने मुझे बता दिया है, तो उनमें से एक ईंट पर तो हमारा हक बनता है। आप भी हमें हमारा हक वापस दे दो, तो रिश्ते ऐसे ही प्यार मोहब्बत से हमेशा चलेंगे और हमें पता है आप हमें हमारा हक ज़रूर देंगे। तभी साहिल ने कहा, अरे बिल्कुल, तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना ही चाहिए। मुझे गांव के घर में जो भी कुछ मिला है उसका आधा हिस्सा मैं हर हाल में तुम्हें दूंगा। यह सुनकर पूनम और रोहन दोनों बहुत खुश थे। सोच रहे थे कि उन्हें इतनी भारी सोने की ईंट मिलेगी, कितने अमीर हो जाएंगे। तभी साहिल ने एक भारी थैला पायल को थमाया, जिसका वजन काफ़ी ज़्यादा था। पायल ने जल्दी से थैला वही उलट दिया तो थैले से काफ़ी भारी ईंट बाहर गिरी, लेकिन वह ईंट सोने की नहीं, एक सामान्य ईंट थी। तभी साहिल बोला, दीदी, मुझे इन टूटे फूटे ईंट पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था।
इसीलिए गांव के घर की याद में मैं 2 ईंटें लेकर आया था। एक मैंने रख ली, अब एक ईंट तुम रख लो। आखिर हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो है। पूनम हैरानी से सुनैना जी की ओर देखने लगी तो सुनैना जी ने आगे बढ़कर कहा, क्यों बेटी, दिमाग भगवान ने सिर्फ तुम लोगों को ही दिया है क्या? बाकी सारी दुनिया बुद्धिहीन है। और तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि एक बार तुमसे इतना बड़ा धोखा खाकर दोबारा मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? जिस दिन तुम दोनों ने दोबारा मुझसे कांटेक्ट किया था उसी समय मैंने सोच लिया था कि इस बार तुम लोग नहीं बल्कि खेल मैं खेलूंगी और अपने बेटे बहू को उनका हक दिलवा कर रहूंगी और तुम जैसे शातिर को सबक सिखा कर रहूंगी। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा जवाब? अब निकलो यहाँ से, क्योंकि यह घर भी मेरा है और वह घर मेरे बेटे बहू का है और अब मैं अपने बेटे बहू के साथ आराम से रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, धोखे की शुरुआत तुम लोगों ने की थी और अंत मैंने कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरे बेटे बहू को उनके हक का घर मिल चुका है और यह घर भी मैं उनके नाम पर ही करूँगी और मेरे सारे जेवर भी मेरी बहू को मिलेंगे। शायद तुमने इतनी घटिया हरकत नहीं की होती तो मैं तुम्हें अपने आधे जेवर देती, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। माँ हूँ इसीलिए बद्दुआ तो नहीं दूंगी, लेकिन अब तुम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रखूँगी। निकल जाओ तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगा इतना अपमान सहने के बाद, इतना धोखा पाने के बाद मैं इतनी आसानी से तुम दोनों को माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, समय ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है कि जैसे बेटी पर औरतें विश्वास करती है वैसे ही बेटे पर भी करे, और जैसे बहू को पराया समझती है वैसे ही दामाद को भी समझे। कभी उसे अपने बेटे से बढ़कर मत मानिए, जैसे बेटी से बढ़कर बहू को नहीं समझ पाती। अब तुम लोग जाओ, हमें हमारे नए घर में शिफ्ट होना है। पूनम और रोहन से कुछ बोलते हुए बन नहीं रहा था, क्योंकि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था। अब वह अपनी चाल में खुद ही फंस चुके थे। साहिल और अनीता उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोल रहे थे, भाई बहन का यह प्यारा रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहे। अगर तुम लोगों ने रिश्तों में चालाकी नहीं की होती, लेकिन मेरी तरफ से ये रिश्ता उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन तुम लोगों ने हमें धोखा दिया था, और धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए हमने दोबारा कुछ दिनों के लिए रिश्तों को सामान्य करने का नाटक किया, और अब वह नाटक खत्म हो चुका है। तुम लोग जा सकते हो। यह कहकर साहिल ने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया तो पूनम और रोहन खाली हाथ मुंह बनाकर वहां से निकल गए। वह कर भी कह सकते थे। सुनैना जी ने उन्हें उनका जवाब अच्छे से दे दिया था। तो दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि हर बेटा बहू बुरे ही निकले, और यह भी ज़रूरी नहीं कि हर बेटी दामाद अच्छे ही साबित हो। ज़माना बदल गया है। आज रिश्तों की पहचान भी वक्त के साथ परखी जाती है। इसीलिए अपनी मेहनत की कमाई, अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ अपने नाम पर ही रखें, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा कोई बेटा या बेटी नहीं, बल्कि आपकी खुद की बचत और समझदारी होती है। हाँ, रिश्तों में प्यार जरूर रखें, लेकिन भरोसा सोच समझ कर करें, ताकि सम्मान और सुकून दोनों बरकरार रहे। तो दोस्तों, क्या सुनैना जी ने अपने बेटी दामाद से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके सही किया था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ वीडियो को हाइप भी करना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ।